नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्राइम ड्रामा सीरीज की जो आपको टोक्यो की अंडरवर्ल्ड में ले जाएगी, टोक्यो वॉइस। ये HBO मैक्स की सीरीज है जो जेक एडलस्टीन की किताब पर बेस्ड है। इसमें क्राइम ड्रामा और जापानीज कल्चर का एक ऐसा ब्लेंड है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। आज के इस रिव्यू में हम बात करेंगे इसके किरदारों के बारे में, इसकी कहानी, प्रेजेंटेशन, प्री प्रोडक्शन और कैसे इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इसकी को कैसा रिएक्शन दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको क्राइम ड्रामा पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो वॉइस की कहानी की। ये कहानी सेट है 1990s की टोक्यो शहर में, जहां एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जेक एडलस्टाइन टोक्यो की सबसे बड़ी अखबार मेचो शिम्बुन में पहला फॉरेन जर्नलिस्ट बनता है। जैक का किरदार एंसेल एल्गर्ट ने निभाया है। वो क्राइम बीट कवर करते हैं और धीरे धीरे टोक्यो की याकुजा यानी जापान के अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी में टेंशन, सस्पेंस और जापानी कल्चर की एक झलक है। पहला सीजन 2022 में आया, जिसमें जैक एक मिस्टीरियस मौत की जांच करते हैं और याकुजा के खतरनाक गैंग मेंबर्स के बीच में फंस जाते हैं। दूसरा सीजन जो 2024 में रिलीज हुआ और गहरा है। इसमें जैक पुलिस ऑफिसर कतागरी केन वातानाबे और याकुजा मेंबर साटो शो कासामात्सु की कहानियों और जुड़ती हैं और एपिसोड में नया ट्विस्ट है। और कहानी इतनी लेयर्ड है कि आप हर किरदार के मोटिव को समझने की कोशिश करते रहते हैं। कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है इसका बैलेंस। ये न सिर्फ क्राइम ड्रामा है, बल्कि एक फॉरेनर की नजर से जापानीज कल्चर को आप कैसे देखते हैं, इसमें वो दिखाया गया है। वहाँ की सख्त वर्क कल्चर, याकुजा की कोड ऑफ ऑनर और जर्नलिज्म की चुनौतियां। हाँ, कुछ लोग कहते हैं पेसिंग थोड़ी स्लो है, खासकर पहले सीजन में, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्लो बर्न कहानी को और गहरा बना। अब बात करते हैं किरदारों की, क्योंकि टोक्यो वॉइस की किरदार इसकी जान है। जैक एडलस्टीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो टोक्यो में एक आउटसाइडर है, लेकिन अपनी जिद, अपनी लैंग्वेज की महारत के लिए, जो कि ये जापानीज बोल लेते हैं, एंसेल एल्गर्ट ने जेक को एक एम्बिशियस और थोड़ा नादान दिखाया है। लेकिन कुछ क्रिएटिव क्रिटिक्स को लगता है कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा फीका है। फिर है कैटागरी, जिसे केन वातानाबे ने निभाया है। कैटागरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो याकुजा से लड़ता है, लेकिन अपने तरीके से। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। उनकी आंखों में एक वेट है जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाता है। मेरा पर्सनल फेवरेट है साटो, याकुजा का एक यंग मेंबर जिसे शो कासामात्सु ने प्ले किया है। साटो का कैरेक्टर इतना ज्यादा लेयर्ड है। वो वायलेंट तो है, लेकिन अंदर से वो मॉरल ग्राउंड पे भी बात करता है। दूसरे सीजन में उसकी स्टोरी लाइन और मजबूत हुई है और शो कासामात्सु की स्क्रीन की एक्टिंग ऐसी है जो आग लगा देती है। सैमंथा रेचल केलर एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो एक अमेरिकन हॉस्टेस और अपनी खुद की बार खोलना चाहती है। कुछ ऑडियंस को उनकी स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीरीज में एक अलग फ्लेवर लाती है। कुल मिलाकर हर किरदार की अपनी एक जर्नी है और ये शो सिर्फ जेक पर फोकस नहीं करता, बल्कि एक सेंसिबल ड्रामा बन जाता है। टोक्यो वॉइस का प्रेजेंटेशन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट। डायरेक्टर मिशेल मैन ने पहले एपिसोड को डायरेक्ट किया और उनकी स्टाइल, नियॉन लाइट्स, हैंड कैमरा और टोक्यो की चमकती सड़कों की वाइब सीरीज को एक सिनेमैटिक फील देती है। टोक्यो को इस शो में एक किरदार की तरह दिखाया गया है, चाहे वो भीड़भाड़ वाले बाजार हो, याकुजा के अड्डे या न्यूज रूम की हलचल। हर सीन में डिटेलिंग कमाल की है। 1990s का टोक्यो बहुत ऑथेंटिक लगता है। फ्लिप फोन्स, पुराने लैपटॉप्स और वेंडिंग मशीन्स इसे रेट्रो फील देती है। सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ म्यूजिक भी शानदार है। बैकग्राउंड स्कोर टेंशन को और बढ़ाता है। ज्यादातर डायलॉग्स जापानी में हैं, लेकिन इनके सबटाइटल हैं जो इसे और ऑथेंटिक बनाते हैं। हाँ, अगर आपको सबटाइटल पढ़ने की आदत नहीं है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। प्री प्रोडक्शन की बात करें तो टोक्यो वॉइस को JD रॉजर्स ने क्रिएट किया, जो एक अवार्ड विनिंग प्ले राइट है। ये शो जैक एडलस्टीन की 2009 की मेमायर टोक्यो वॉइस पर बेस्ड है, लेकिन इसे ढीला एडॉप्टेशन कहा जा सकता है। रियल लाइफ इवेंट्स को ड्रामेटाइज किया गया है, जिससे कहानी और सिनेमैटिक हो गई है। माइकल मैन का इन्वॉल्वमेंट इस शो को प्रेस्टीज टीवी का दर्जा देता है। उनकी मियामी वॉइस जैसी स्टाइल इनमें साफ दिखती है। कास्टिंग भी शानदार है। एंसेल एल्गर्ट, केन वातानाबे और रिंकू कुकुची के जैसे एक्टर्स के साथ साथ जापानीज एक्टर जैसे शो कासामात्सु और हिडियोको ने भी इसे ग्लोबल अपील दी है। शो को टोक्यो में शूट किया गया, जो इसे ऑथेंटिक लुक देता है। प्रोडक्शन टीम ने जापानीज कल्चर को सही से पोर्ट्रे करने में काफी रिसर्च की, जिसका असर हर फ्रेम में दिखता है। आखिर में बात करते हैं रिसेप्शन की। टोक्यो वॉइस को क्रिटिक्स और ऑडियंस से ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज मिले। रोटेन टोमेटोज पर पहले सीजन को 85% और दूसरे सीजन को 90% से ज्यादा क्रिटिक्स रेटिंग मिली। क्रिटिक्स ने इसकी सिनेमेटोग्राफी, सेटिंग्स और किरदारों की तारीफ की। हाँ, कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि जैक का कैरेक्टर थोड़ा कमजोर है और शो में व्हाइट साल्वेशन ट्रॉप की झलक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका जापानी कल्चर का पोर्ट्रेयल और याकुजा की डिटेलिंग पसंद आई। दुख की बात यह है कि जून 2024 में शो 2 सीजन के बाद
कैंसिल कर दिया गया, लेकिन दोनों सीजन इतने सॉलिड हैं कि आप इसे जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, टोक्यो वॉइस एक मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आपको क्राइम ड्रामा, जापानी कल्चर और सस्पेंस पसंद है तो मेरे हिसाब से मैं इसे इजीली 8.5 आउट ऑफ 10 डिजर्व करती है ये सीरीज, जो कि मैं इसे देता हूँ। आपने इसे देखा है तो कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, साटो, जेक या कटागरी। और ऐसे रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये सीरीज आपको एयरटेल एक्सट्रीम पे भी, लायंस गेट OTT पे आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आपके पास लायंस गेट का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।